Hello students, today we'll discuss about the next lecture about pharmaceutical product development subject, that is stability assessment of drug products. I hope you have seen the previous video in relation to the drug substance. So before jumping into the stability assessment of drug product, I like to advise you to go through the previous lecture video so that you can have some idea about some of the basic terms of the stability assessment of new drug substances and products, right? So we'll discuss the same. Again, I have taken the content in the form of some questions. So the first question is, what is the protocol for stability studies of drug product? And second is, what is the testing frequency and storage conditions, which is obviously an important question, frequency and storage conditions for the drug product so far stability studies are concerned. So you can see the first question, what is the protocol for stability testing of drug product? जहाँ तक इनकी बात है, हम कैसे करेंगे, क्या जनरलिटीज रहेंगी इसमें, तो एक बार हम देख लेते हैं इन कंपैरिजन टू ड्रग सब्सटेंस स्टेबिलिटी। क्योंकि हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था वो सिर्फ ड्रग सब्सटेंस के बारे में बात की थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल एंटिटी थी, राइट। अब ये जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज अबाउट द ड्रग प्रोडक्ट, दैट मीन्स इट कंटेन्स other excipients along with the API. So which is why we have a lot of stuffs to consider so far stability studies are concerned for the drug products. So if we see the stability studies, then based on the conclusion of drug substance stabilities, right, so far this particular topic is concerned. So अब कौन-कौन से attributes हैं जो हमने देखने होंगे स्टेबिलिटी टेस्ट और स्टडीज के थ्रू. सो दोज आर दी थिंग्स द prone टू चेंज, वो चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज एंड लाइकली टू इन्फ्लुएंस ऑन क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी. ये हमने बात की थी पिछली प्रेजेंटेशन में भी, तो इस पॉइंट को मत भूलना कि हम जो स्टेबिलिटी स्टडीज करते हैं ड्रग प्रोडक्ट और ड्रग सब्सटेंस की, बेसिकली इन तीन पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, राइट. जैसा अभी मैंने बताया कि इसमें एपीआई के अलावा एक्सिपिएंट्स भी होंगे, ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट और स्टडीज भी इंक्रीज हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं जो क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को हम जो अफेक्ट कर सकते हैं. अब हम इसमें स्टडी करेंगे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है, पीसीएमबी. सिंस दिस इज द ड्रग प्रोडक्ट, तो प्रिजर्वेटिव कंटेंट इसमें होगा, उसके लिए हमने देखनी पड़ेगी, ठीक है. फॉर एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक्टिविटी हो सकती है. तीसरा आता है फंक्शनैलिटी टेस्ट. अब फंक्शनैलिटी टेस्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन रेट फॉर ए डोजेज डिलीवरी सिस्टम. हम जनरली क्या करते हैं, जब भी क्लिनिकल रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें लैब में डिसोल्यूशन बिहेवियर देखना होता है अपनी फॉर्मुलेशन का, ड्रग डिलीवरी का, ठीक है. इन प्रिंसिपल इन विट्रो रिलीज या डिसोल्यूशन स्टडीज क्यों करते हैं कि ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जब डिलीवरी सिस्टम या डोसेस फॉर्म इन विवो जाएगी या जब बॉडी में होगी प्रेजेंट डिलीवरी सिस्टम, तो उस टाइम इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ड्रग रिलीज पैटर्न कैसे रहेगा, ठीक है. तो हम आइडिया लगा लेते हैं इन विट्रो स्टडीज से. और ये जो डिसोल्यूशन रेट जो है, इन विट्रो रिलीज स्टडीज है, इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज है, ये इन विट्रो स्टडीज ही हैं, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इसके बाद आता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस. अब ये भी हम करते हैं जब हम ड्रग प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो ये करेंगे प्राइमरी बैच पे. तो प्राइमरी बैच, जैसा कि पिछली बार में भी हमने देखा और इस प्रेजेंटेशन में भी प्राइमरी बैच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा स्टेबिलिटी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी आ जाता है फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग. हमने पिछली क्लास में भी बात की थी फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग की. तो ये करेंगे हम एटलीस्ट वन प्राइमरी बैच ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट अंडर ICH-Q1B, ठीक है. ये चार टाइप्स की हमने कल बात की थी. स्टेबिलिटी स्टडीज जो होती हैं तो वे चार में डिवाइडेड है, और जो स्टेबिलिटी स्टडीज है वो क्वालिटी गाइडलाइंस का हिस्सा है. आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन, जो स्टेबिलिटी स्टडीज हैं वो क्वालिटी गाइडलाइंस का हिस्सा है, ठीक है. Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट बैचेस.
किस बैच पे हम स्टडीज करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैचेस ऑफ द पायलट स्केल। अब पायलट स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल पे जो हमने बनाई थी फॉर्मुलेशन, और जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट को साइमुलेट करेंगे, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट को साइमुलेट करेंगे, एग्जैक्ट फाइनल प्रोडक्ट के जैसे होंगे, ठीक है। सेम फॉर्मुलेशन होगी ऑब्वियसली, सेम कंटेनर क्लोजर सिस्टम एज प्रपोज फॉर मार्केटिंग इंक्लूडिंग सेकेंडरी पैकेज एंड कंटेनर लेबल। जो फाइनल फॉर्मुलेशन या प्रोडक्ट की अपने पास कंटेनर और क्लोजर सिस्टम होंगे, दोनों चीजें हमने यहाँ पे सेम रखनी है इन पायलट स्केल में, ठीक है। बैचेस ऑन ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और कंटेनर साइज ये भी सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस प्राइमरी बैच में 100 mg का बैच लिया है और जो स्टेबिलिटी स्टडीज करेंगे तो जो फाइनल हम जो डेटा सबमिट करेंगे उसमें 500 mg का हम डेटा सबमिट कर दें। स्टार्टिंग में हमने 1 ml का कंटेनर लिया और दूसरे बैच में मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने 5 ml का कंटेनर ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा। हमें एक ही चीज लेनी पड़ेगी, यानी कि स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ शुड बी सेम, फॉर एग्जांपल 100 mg, और कंटेनर की हम बात करेंगे तो या तो 1 ml ही हमने फिक्स करना है या 5 ml, जो थ्रू आउट द स्टडीज सेम रहेगा, ठीक है। तो जो ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अभी हमने जो पायलट जो बैचेस बनाए हैं उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो साइमुलेट करेगा, यानी कि कॉपी करेगा, या हम सिंपली हम कह सकते हैं कि सेम होगा जो हमने प्रोडक्शन बैचेस में यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमने स्प्रे ड्राइंग यूज किया है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या लैब में या इंडस्ट्रियल स्केल में जो रिसर्च लैबोरेटरी है वहाँ पे, तो प्रोडक्शन बैचेस में भी स्प्रे ड्राइंग यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि हम फ्रीज ड्राइंग यूज कर लेंगे या कोई तीसरा टेक्निक या प्रोसीजर है प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, ठीक है। ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट बैचेस ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, अगेन ये इसी से रिलेटेड है कि सेम मेथड होगा, everything should be same in the pilot scale primary batches so far the selection of drug product batches are concerned, right? What are the testing frequency and storage condition? अब ये important question है, जहाँ तक अपने एग्जाम्स की बात होती है, वाइवा की बात होती है, या फिर इन जनरल इंटरव्यू की बात होती है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टडी टाइप होते हैं और उनकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है और मिनिमम टाइम पीरियड क्या है, राइट? Storage condition, तो no need to tell you that this is very important point so far this particular slide is concerned, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ये एज इट इज जो पिछले हमने डिस्कस की थी पिछली प्रेजेंटेशन में वैसी ही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। 25, 60 या 30, 65 ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 30, 65, 40, 75 ये इंटरमीडिएट और एक्सेलरेटेड रिस्पेक्टिवली के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए 30, 65 है और एक्सेलरेटेड के लिए 40, 75, जैसा कि हमने पिछली प्रेजेंटेशन में भी बात की और यहाँ भी लिखा हुआ है ये डबल स्टार जो हमने किया है। अगर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी के दौरान सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं तो हम प्रपोज करते हैं इंटरमीडिएट स्टडीज, अदरवाइज हम इंटरमीडिएट स्टडीज नहीं करते। ये इनकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी है, किस किस टाइम पे हमें सैंपल एनालाइज करना है, और ये मिनिमम टाइम पीरियड है फॉर दी सबमिशन ऑफ आवर एप्लीकेशन। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम करते हैं मिनिमम जो टाइम रिक्वायर्ड है स्टडीज का, एटलीस्ट 12 महीने की हमारे पास स्टेबिलिटी स्टडीज का डेटा हो। इंटरमीडिएट और एक्सेलरेटेड में सेम है, कम से कम 6 महीने का डेटा, और उसके बाद हम एप्लीकेशन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए, वो हम आगे बात करेंगे ग्रांटिंग और दी रीटेस्टिंग पीरियड ऑफ द सैंपल्स। अब से हमने बात की ड्रग प्रोडक्ट की स्टोरेज कंडीशंस की, क्योंकि ड्रग प्रोडक्ट है तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं जो कि अलग है ड्रग सब्सटेंस से। हमने पैक करना है ना ड्रग प्रोडक्ट, तो इसमें जो कंटेनर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कंटेनर, तो कंटेनर बेसिकली इसमें दो टाइप्स के बताए गए हैं, एक इम्परमिएबल है और एक सेमी परमिएबल है। अब जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है इम्परमिएबल, यानी कि नथिंग कुड बी परमिट थ्रू दी कंटेनर, तो इसमें खास चिंता वाली बात नहीं है। सेंसिटिविटी टू मॉइस्चर और पोटेंशियल फॉर सॉल्वेंट लॉस, ठीक है, इज नॉट ए कंसर्न, बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अपने पास जो कंटेनर है दैट इज इम्परमिएबल, राइट, जिसमें भी हमने अपनी फॉर्मुलेशन रखी हुई है फॉर ड्रग प्रोडक्ट्स पैकेज्ड इन इम्परमिएबल कंटेनर, क्योंकि एक परमानेंट बैरियर का काम करता है इस तरह के जो कंटेनर है, तो इसमें से ये पास हो ही नहीं सकते मॉइस्चर और सॉल्वेंट। तो स्टडी की जहां तक बात है, हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी स्टडीज फॉर प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन दीज काइंड ऑफ कंटेनर्स कैन बी कंडक्टेड,
ठीक है, स्टडी तो हमने करनी है, बट क्या कंडीशंस रहेंगी, अंडर एनी कंट्रोल्ड और एम्बिएंट ह्यूमिडिटी कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड की, सेमी परमेबल कंटेनर्स की। अगेन एज द नेम इंडिकेट्स, सेमी परमेबल यानी कि इसमें से थोड़ा बहुत मॉइस्चर या फिर दूसरी चीज वो परमेट कर सकती है, एंटर कर सकती है थ्रू द कंटेनर। तो ये पॉइंट स्पेशली मेंशन्ड है गाइडलाइन में। जब हम एक्वस बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, दोज आर पैक्ड इन सेमी परमेबल कंटेनर्स, तो उनमें ही स्टडीज करनी जरूरी बन जाती हैं, जिसमें से एक है वाटर लॉस की। ठीक है, since these are aqueous based preparations or the formulations, so we have to measure the water loss in those formulations. सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा हमें अगेन फिर से पीसीएमबी स्टडीज करनी पड़ेगी एक्वस बेस्ड प्रिपरेशंस के लिए, जहां तक सेमी परमेबल कंटेनर्स की बात है। तो इससे होगा क्या, अल्टीमेटली इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्वस बेस्ड ड्रग प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन सेमी परमेबल कंटेनर्स कैन विथस्टैंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट। ठीक है, बस हमने ये प्रूव करना है कि जो एक्वस बेस्ड फॉर्मुलेशंस पैक हुई हुई हैं सेमी परमेबल कंटेनर में, वो विथस्टैंड कर सकती हैं लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में। तो इसमें अब कुछ इन्होंने स्पेसिफिकेशंस दे दिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बता दिया स्टेबिलिटी का। वो क्या है, 5% लॉस आफ्टर 3 months एट एक्सेलरेटेड कंडीशंस इज सिग्निफिकेंट चेंज। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा एक्सेलरेटेड कंडीशंस कौन सी होती हैं। अगर तो उसमें 5% लॉस हो जाता है 3 महीने के बाद, तो उसको हम सिग्निफिकेंट चेंज मानेंगे। ठीक है, ये चिंता वाली बात है। स्मॉल कंटेनर्स, अब उसका साइज क्या है स्मॉल कंटेनर्स का, 1 ml और उससे कम। अगर उसमें 5% और मोर ऑफ वाटर लॉस में बी एप्रोप्रिएट, अगर तो स्मॉल कंटेनर है दैट इज 1 ml और लेस देन 1 ml, तो वो ठीक है, एप्रोप्रिएट है, वो उसको कंसिडर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां तक क्वेश्चन की बात है, वाइवा की बात है, या फिर इंटरव्यू की बात है इन रिलेशन टू दी स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। आगे देखते हैं, सिंस ड्रग प्रोडक्ट है, अगेन हमने जरूरी नहीं है एक ही कंट्री में सेल करना है। जैसा हमने पिछली प्रेजेंटेशन में बात की है, ज्योग्राफिकली जो है अराउंड द ग्लोब, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सारी अलग अलग है। तो सिंस आईसीएच ने भी डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट जोन्स में पूरे ग्लोब को, तो हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर कंडीशंस की। तो इसमें लॉन्ग टर्म के जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो है 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 months। ये मिनिमम टाइम है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो होगा ही होगा, हो सकता है, बट कम से कम 12 महीने हमें करना होगा। और एक्सेलरेटेड के लिए अपने पास 25-60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 25 डिग्री सेल्सियस और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। और इसमें मिनिमम जो डेटा हमें चाहिएगा ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी स्टडीज का, जो हमें सबमिट करना है रेगुलेटरी एजेंसी को, वो 6 महीने का होगा। ये तो हुआ रेफ्रिजरेटर की बात। दूसरा आता है फ्रीजर में। ठीक है, तो फ्रीजर में लॉन्ग टर्म एक इंपॉर्टेंट है, उसमें -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशन होती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यहाँ कोई रोल नहीं है। और अगेन द डेटा जो हमें चाहिएगा वो कम से कम 12 महीने का चाहिएगा। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट इन्होंने कंसिडर किया है, जब हम फ्रीजर की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन आउटसाइड प्रोपोज्ड लेवल स्टोरेज कंडीशन। ये जो लेवल स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो हम लेवल पे स्टोरेज कंडीशन मेंशन करते हैं, उसके बाहर की बात हो सकती है, जिसमें 5 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा टेम्परेचर जो रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री है। और इसमें कोई भी एक एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड हम चूज करेंगे फॉर द सबमिशन ऑफ आवर एप्लीकेशन। क्लियर है, इस स्लाइड में रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर की हम बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक -20 की बात है, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ये गाइडलाइन में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मेंशन किया है कि केस बाय केसेस होता है, जरूरी नहीं है ये सारी फॉर्मुलेशंस में हो। अगर कोई ऐसी फॉर्मुलेशन है दैट इज टू बी स्टडीड अंडर दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, अराउंड दिस टेम्परेचर, तो उस केस में हम करेंगे, अदरवाइज सब पे अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये चीज देखो, इसका स्लाइड का टाइटल देखो, ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट। सेम स्लाइड जो है पिछले लेक्चर में भी है और इसमें भी है, क्योंकि स्टेबिलिटी कमिटमेंट और नेक्स्ट स्लाइड आएगी इवैल्यूएशन की, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कमिटमेंट मैंने पिछले बताया था, अगर तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन,
अपने पास सफिशिएंट डेटा नहीं होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी स्टडीज का प्राइमरी बैचेस में, तो हम हमें जो कंपनी है उसको कमिटमेंट मतलब करनी पड़ेगी that should be made to continue the stability studies more post approval, यानी कि अप्रूवल के बाद जो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, in order to formally establish the retest self life। ये एक पर्पस होता है स्टेबिलिटी स्टडीज का, we establish the retest date और टाइम और सेल्फ लाइफ अंडर ICH Q1E, ठीक है, ये कॉमन है पिछली प्रेजेंटेशन और इसमें सेम हियर इन दिस केस इवैल्यूएशन, बट इसमें एक दो पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये ड्रग प्रोडक्ट के बारे में है, तो अब वो अलग क्या है, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मुलेशन डोसेज फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी स्टडीज के दौरान देयर कुड बी सम लिटिल डिग्रेडेशन और वेरिएबिलिटी, क्योंकि हमने कम से कम 3 बैचेस लिए ना, तो जरूरी तो नहीं है एक बैच में 90% डिग्रेडेशन हुआ और दूसरे में सपोज 80% डिग्रेडेशन हुआ और तीसरे में 70% 70 से भी कम होगा, सपोज 65% डिग्रेडेशन होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बैचेस तो सेम है कंटेनिंग द सेम ड्रग एज वेल एज एक्सिपिएंट्स, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सब में डिग्रेडेशन अलग हो, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो रहा है देन देयर इज समथिंग टू लुक इन। तो अगर अपनी स्टेबिलिटी स्टडीज में इवैल्यूएशन के दौरान हमें मिला कि थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन हुआ है, यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट है और बहुत कम वेरिएशन है, तो क्या होगा, जस्ट लुकिंग एट द डेटा को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये जस्टिफाइड है, इट कैन बी रिक्वेस्टेड टू रीटेस्ट पीरियड विल बी ग्रांटेड, ये रीटेस्ट पीरियड जो है वो ग्रांट हो जाएगा। अगर तो डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ और वेरिएशन आ रहा है, जैसे ये केस मैंने बताया, वेरिएशन अमंग दी बैचेस बहुत ज़्यादा है, सॉरी अमंग दी फॉर्मुलेशंस, क्योंकि हमने 3 सैंपल लिए ना, तो ये चिंता वाली बात है। इस बात में क्या होगा, हमने स्टैटिस्टिकली देखना पड़ेगा। अब ये देखो स्टैटिस्टिकली अगर हम देखते हैं 90, 80 एंड 65%, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है तो हमने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और मेथड्स यूज करने होते हैं, उसमें हमें एक टेस्ट करना होता है गुडनेस ऑफ फिट। अब गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, जब आपका ऑब्जर्व डेटा एक्सपेक्टेड डेटा के क्लोज होता है, अब ऑब्जर्व जो डेटा है वो हमारे एक्सपेक्टेड डेटा के क्लोज है, यानी कि उसमें वेरिएशन कम है, ठीक है, हम कह सकते हैं, तो ऑफ द डेटा ऑन ऑल बैचेस टू द डिग्रेडेशन लाइन और कर्व, तो हमें स्टैटिस्टिकल टूल लगाने पड़ेंगे, हमने उस स्टैटिस्टिकली डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो इस पॉइंट को और फर्स्ट पॉइंट को कंपेयर करके देखो, इसने कहा जस्ट लुकिंग एट द डेटा, लुकिंग एट द डेटा मींस हमने एक में 90% आया पहली फॉर्मुलेशन में, दूसरे में 91 आया और तीसरे में आया अपने पास 89.5। देखो देखने से पता चल रहा है कि कोई इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब तीसरे की बात करते हैं तो इस तीसरे को समझने के लिए ये चीज़ देख लो, तो यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, राइट। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, एनी इवैल्यूएशन शुड कवर नॉट ओनली ऐसे, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही कवर नहीं करना, बट आल्सो लेवल्स ऑफ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एंड अदर एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स, इनके अलावा और भी कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो हमने इवैल्यूएशन के दौरान देखने हैं, क्योंकि आगे ड्रग प्रोडक्ट की बात है, तो अगर डिग्रेडेशन हो रहा है, सिग्निफिकेंट हो रहा है, हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और वी फाउंड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द डिग्रेडेशन अमंग डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, देन इट शुड बी लुक इन, ठीक है, देखना पड़ेगा हमें। तो इवैल्यूएशन हो गया ये अपनी स्टेबिलिटी स्टडीज का। अगेन स्टेटमेंट और लेबलिंग पे हम बताते ही हैं, 2-3 चीज़ें हमने ड्रग सब्सटेंस में भी बात की थी और ड्रग प्रोडक्ट में भी, ये कॉमन चीज़ है, इसमें बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हर कंट्री में या अपनी जो नेशनल एजेंसी है उसमें हमने लेवल पे चीज़ें बतानी ही होती हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं फाइनली द कंक्लूजन ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि अब आज हमने बात की ड्रग प्रोडक्ट की, और उसमें जो बेसिकली 2 चीज़ें हमने देखी हैं, स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं और सिलेक्शन ऑफ बैचेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फार यूनिट फर्स्ट इज कंसर्न, इसके बेसिस पे फर्दर मतलब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, राइट। In the next presentation we will discuss the maybe the manufacturing
of the different dosage forms, then followed by the quality testing of different dosage form in terms of solid, liquid, or semi-solid. Right? Hope you have gained some information or knowledge about the stability studies of drug products through this lecture. So you like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for watching the video and being with me during the lecture. Thank you again.